नमस्कार। आज हम भारतीय आपराधिक कानून के दो बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स को समझने जा रहे हैं। सद्भाव यानी गुड फेथ और सहमति यानी कंसेंट। ये वो सिद्धांत हैं जिनकी गहरी समझ हर कानून के छात्र के लिए, हर प्रैक्टिशनर के लिए बेहद जरूरी है। आज की हमारी पूरी चर्चा इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। सद्भाव और सहमति की परिभाषा दीजिए। किस सीमा तक सद्भाव और सहमति आपराधिक दायित्व में बचाव हैं? So the central question is, define good faith and consent. How far are good faith and consent defenses in criminal liability? चलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके बिल्कुल परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सद्भाव यानी गुड फेथ की। अब देखिए, सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा शब्द लगता है ना, गुड फेथ मतलब अच्छी नीयत, अच्छा इरादा। पर जब हम कानून की दुनिया में कदम रखते हैं तो इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा और तकनीकी हो जाता है। देखते हैं कैसे। भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड की धारा 52 सद्भाव को परिभाषित करती है। और मजे की बात यह है कि कानून इसे सीधे सीधे नहीं बताता कि सद्भाव क्या है, बल्कि ये बताता है कि सद्भाव क्या नहीं है। इसे कहते हैं नेगेटिव डेफिनेशन। कानून कहता है कोई भी काम सद्भाव में किया हुआ नहीं माना जाएगा अगर वो बिना उचित सावधानी और ध्यान के किया गया हो। और हाँ, यही सेम प्रावधान अब हमारी नई भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 33 में दिया गया है। तो ये जानना बहुत जरूरी। तो इसका असल में मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कानून सिर्फ किसी की नीयत नहीं देखता। आपकी मंशा कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सद्भाव में काम करने के लिए उचित सतर्कता और ध्यान यानी ड्यू केयर एंड अटेंशन दिखाना अनिवार्य है। मतलब सिर्फ ये सोचना काफी नहीं है कि मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ। आपको ये सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाने पड़ते हैं कि जो किया जा रहा है वो वाकई सही है, सुरक्षित है और पूरी सावधानी के साथ किया जा रहा है। अब देखिए, इन कानूनी सिद्धांतों को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उन्हें असलियत में देखना, किसी केस के जरिए। तो चलिए एक क्लासिक केस देखते हैं जो इस ड्यू केयर एंड अटेंशन के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से साफ कर देगा। इस मामले के तथ्य बहुत सीधे साधे लेकिन दुखद थे। सोचिए, एक कविराज थे जो पारंपरिक तरीके से इलाज करते थे, पर उनके पास सर्जरी की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी। उन्होंने एक मरीज के आंतरिक बवासीर का ऑपरेशन करने का जिम्मा ले लिया। और ये ऑपरेशन उन्होंने किसी सर्जिकल औजार से नहीं, बल्कि एक साधारण रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले चाकू से कर दिया। नतीजा क्या हुआ? ऑपरेशन के दौरान बहुत ज्यादा खून बह गया और उस मरीज की मौत हो गई। इस केस में अदालत ने जो फैसला सुनाया वो गुड फेथ के कानूनी मयार को हमेशा के लिए स्पष्ट कर गया। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि कविराज ने सद्भाव में काम नहीं किया। हो सकता है उनका इरादा मरीज को ठीक करने का ही हो, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने पहले कुछ छोटे मोटे सफल इलाज किए हों। लेकिन इस तरह के जोखिम भरे ऑपरेशन के लिए जिस स्तर की स्किल, जिस तरह के औजार और जितनी सावधानी की जरूरत थी, वो दूर दूर तक मौजूद नहीं थी। उन्होंने उचित सतर्कता और ध्यान की परीक्षा पास नहीं की और इसलिए उन्हें सद्भाव का बचाव नहीं मिल सका। तो फिर सवाल ये उठता है कि कानून में सद्भाव का बचाव मिलता कहाँ कहाँ है? भारतीय दंड संहिता में और अब नई बीएनएस में इसके लिए कुछ खास धाराएं हैं। जैसे आईपीसी की धारा 78, जो अब बीएनएस की धारा 16 है। ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के आदेश का पालन कर रहा है तो उसे बचाव मिलेगा। इसके बाद है धारा 79, जो अब बीएनएस की धारा 17 बन गई है। ये उस व्यक्ति को बचाती है जो कोई ऐसा काम कर रहा हो जिसे करने के लिए वो कानूनन जस्टिफाइड है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है 92, जो अब बीएनएस की धारा 29 है। ये किसी की सहमति के बिना पर उसके फायदे के लिए किए गए काम को सुरक्षा देती है, जैसे किसी बेहोश एक्सीडेंट विक्टिम का तुरंत ऑपरेशन करना। और फिर है धारा 93, जो अब बीएनएस की धारा 30 है, जो किसी व्यक्ति के लाभ के लिए दी गई सूचना को अपराध नहीं मानती। इन सभी मामलों में एक ही गोल्डन रूल है कि काम पूरी तरह सद्भावपूर्वक यानी उचित सतर्कता और ध्यान के साथ किया गया हो। अगर इस तरह का विस्तृत विश्लेषण पढ़ाई में मदद कर रहा है तो एक क्षण निकालकर इस प्रस्तुति को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें, ताकि भविष्य में ऐसे विश्लेषण छूट न जाएं। तो अब जब हमने सद्भाव को अच्छी तरह समझ लिया है, चलिए अब कहानी के दूसरे और उतने ही महत्वपूर्ण हिस्से पर चलते हैं, सहमति। आखिर कानूनी तौर पर एक वैध सहमति होती क्या है? ये सिर्फ हाँ कह देना नहीं है। और देखिए, बिल्कुल सद्भाव की तरह ही कानून सहमति को भी नकारात्मक तरीके से ही परिभाषित करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 90, जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 27 है, ये नहीं बताती कि सहमति क्या है।
बल्कि ये उन परिस्थितियों के बारे में विस्तार से बताती है जब किसी हाँ को सहमति माना ही नहीं जाएगा, यानी वो कौन सी कंडीशंस हैं जो किसी भी दी गई सहमति को अमान्य यानी इनवैलिड कर देती हैं। तो कानून की नज़र में सहमति कब कब अवैध हो जाती है? धारा 90 के अनुसार 4 मुख्य स्थितियां हैं। पहली, अगर सहमति किसी चोट के डर से या किसी तथ्य के बारे में भारी गलतफहमी में दी गई हो। दूसरी, जो व्यक्ति काम कर रहा है उसे ये पता हो कि सहमति ऐसे ही किसी डर या गलतफहमी में दी गई है। तीसरी, अगर सहमति किसी ऐसे व्यक्ति ने दी है जो दिमागी तौर पर अस्वस्थ है या इतने नशे में है कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। और चौथी, अगर सहमति 12 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा दी गई है। इनमें से कोई भी एक स्थिति मौजूद हो तो सहमति कानूनी तौर पर शून्य यानी वॉइड हो जाती है। अब इस बात को समझने के लिए एक ऐसा केस देखते हैं जो शायद रोंगटे खड़े कर दे। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला मामला है जो सच्ची सहमति और सिर्फ किसी के धोखे में आकर किसी बात को मान लेने के बीच का फर्क दिखाता है। इस मामले में एक सपेरे ने लोगों को यकीन दिलाया कि उसके पास जहरीले सांप के जहर को उतारने की जादुई शक्ति है। इस धोखे में आकर कुछ लोगों ने खुद को उससे कटवा लिया और उनकी मौत हो गई। यहाँ अदालत ने 2 शब्दों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर बताया, सहमति, कंसेंट, और आत्मसमर्पण, सबमिशन। सहमति एक सूचित, सोच समझकर लिया गया फैसला है जहां व्यक्ति होने वाले जोखिम को अच्छी तरह समझता है। वहीं दूसरी तरफ आत्मसमर्पण का मतलब है बस किसी काम के आगे झुक जाना बिना उसकी असलियत या उसके परिणामों को पूरी तरह समझे। इस केस में पीड़ितों ने इलाज के झूठे वादे पर यकीन करके सांप से कटवाने के लिए आत्मसमर्पण किया था। उन्होंने मौत के जोखिम के लिए अपनी वैध कानूनी सहमति नहीं दी थी क्योंकि उन्हें सच बताया ही नहीं गया था। वो एक मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के शिकार थे। तो फिर सहमति एक वैध बचाव कब बनती है? इसके लिए भी आईपीसी में और अब बीएनएस में खास धाराएं हैं। धारा 87, जो अब बीएनएस की धारा 24 है, उन गतिविधियों में बचाव देती है जहां मौत या गंभीर चोट पहुंचाने का इरादा न हो, जैसे तलवारबाजी या बॉक्सिंग जैसे खेलों में लगने वाली चोटें। इसके बाद है धारा 88, जो अब बीएनएस की धारा 25 है। ये किसी व्यक्ति के फायदे के लिए उसकी सहमति से और सद्भावपूर्वक किए गए काम को सुरक्षा देती है, जैसे एक जरूरी लेकिन जोखिम भरा ऑपरेशन। और फिर आती है धारा 89, जो अब बीएनएस की धारा 26 है। ये किसी बच्चे या मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति के फायदे के लिए उसके गार्डियन की सहमति से किए गए काम को बचाव देती है। इन सभी में सहमति का इन्फॉर्म्ड और फ्री होना पहली और सबसे जरूरी शर्त है। तो अब जब हमने सद्भाव और सहमति, इन दोनों बचावों को इतनी गहराई से समझ लिया है, तो आखिर में सबसे बड़ा सबक क्या है? इन बचावों की असली सीमाएं क्या हैं? चलिए मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। पहली, सद्भाव का मतलब सिर्फ ईमानदार होना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से उचित सतर्कता और ध्यान बरतना है। दूसरी, सहमति के कानूनी रूप से वैध होने के लिए उसका सूचित, स्वतंत्र और बिना किसी डर या धोखे के होना अनिवार्य है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये दोनों बचाव किसी भी आपराधिक दायित्व से बचने के लिए कोई जादुई ढाल नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। और अंत में कानून हमेशा हर मामले के विशिष्ट तथ्यों, उसमें शामिल लोगों के इरादों और उनकी जानकारी की गहराई से जांच करता है। सद्भाव और सहमति के इन जटिल लेकिन महत्वपूर्ण बचावों की इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि ये विश्लेषण सभी के लिए मददगार रहा होगा।